हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए ऑल इलीट रेसलिंग से रिलेटेड बहुत ही बड़े और बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स है जो हर बार की तरह ही आपको जरा भी मिस नहीं करने चाहिए, क्योंकि गाइज जॉन मॉक्सली एक बहुत ही बुरी और बहुत ही वियर्ड सिचुएशन में फंस चुके हैं। AEW मैट हार्डी को रेसल नहीं करने देना चाहती। मीरो ने भी ऑल इलीट रेसलिंग में आने के बाद एक और नया ट्रेडमार्क फाइल करवाया है और ऑल इलीट रेसलिंग ने भी अपने एक रेसलर का नाम चेंज कर दिया है। फाइनली रेने यंग के नॉन कम्पीट लॉस की ड्यूरेशन सामने आ चुकी है और WWE ने भी टोनी शिवानी को हायर करने का सोचा था। तो इन सब अपडेट्स के ऊपर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मीरो के ऑल इलीट रेसलिंग में आने के बाद एक नए ट्रेडमार्क फाइल करवाने की। तो गाइस मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंपनी अपने किसी भी एक्सक्लूसिव चीज का ट्रेडमार्क फाइल करवाती है जिससे कि वो चीज उस कंपनी की बन जाए और वो चीज कोई और कंपनी इस्तेमाल ना कर सके। और यही सेम चीज रेसलिंग इंडस्ट्री में भी होती है कि रेसलिंग इंडस्ट्री भी अपने कई सारे नामों का ट्रेडमार्क फाइल करवाती है जिनमें रेसलर्स के रिंग नेम भी आते हैं, यानी कि कंपनी अपने रेसलर्स की इन रिंग नाम का ट्रेडमार्क फाइल करवाती है जिससे कि वो रेसलर किसी और कंपनी में जाकर अपना नाम इस्तेमाल ना कर सके। तो यही सेम चीज मीरो के साथ भी थी, जिससे कि मीरो WWE का रूसेव नाम ऑल इलीट रेसलिंग में इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, इसीलिए मीरो ने अपना नाम चेंज कर दिया और अब हमें मीरो ऑल इलीट रेसलिंग में मीरो नाम से जाने जाते हुए दिखाई देते हैं। और इसी नाम का ट्रेडमार्क हाल फिलहाल में मीरो ने फाइल करवाया है जिससे कि मीरो नाम एक्सक्लूसिवली मीरो का हो चुका है और अब कोई और रेसलर मीरो नाम रेसलिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि उस नाम के एक्सक्लूसिव ओनर अब मीरो बन चुके हैं। जो एक छोटी अपडेट थी जो कि मुझे लगा आपके साथ शेयर कर देनी चाहिए। लेकिन गाइस जब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि WWE के बाद अब ऑल इलीट रेसलिंग ने भी अपने किस सुपरस्टार के नाम में चेंज कर दिया है। तो गाइस आपको पता होगा कि रिसेंटली WWE अपने बहुत सारे सुपरस्टार के नाम में चेंजेस कर रही थी, क्योंकि WWE को लगता था कि उन सुपरस्टार का नाम बहुत ही बड़ा है जिससे कि फैंस उस सुपरस्टार का नाम याद नहीं रख सकते। इसीलिए WWE ने फैंस को उन सुपरस्टार का नाम याद रखने के लिए उन सुपरस्टार के नाम छोटे कर दिए जिससे कि फैंस उस सुपरस्टार का नाम याद रख सके, जिससे कि वो सुपरस्टार और भी ज्यादा पॉपुलर बन सके। जिससे कि हमें अंड्रादे सीएन एल्मेस का अंड्रादे होते हुए दिखाई दिया और मुस्तफा अली का नाम अली होता हुआ दिखाई दिया। पर गाइस अब WWE के बाद ऑल इलीट रेसलिंग ने भी अपने एक सुपरस्टार के नाम में चेंज कर दिया है और वो सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि पेंटागन जूनियर है। हाँ, सुनने में थोड़ा सा वियर्ड लग रहा होगा, लेकिन गाइस ऑल इलीट रेसलिंग ने पेंटागन जूनियर का नाम ऑल इलीट रेसलिंग में ऑफिशियली चेंज कर दिया है और अब ऑल इलीट रेसलिंग में पेंटागन जूनियर का नाम पेंटागन जूनियर नहीं बल्कि पेंटा एल ज़ीरो है, जिसका रीजन फैंस को नाम याद रखने के लिए नाम छोटा करना नहीं बल्कि कुछ और ही है कि पेंटागन जूनियर नाम का ट्रेडमार्क लूचा लिब्रे कंपनी के पास है, जिस कंपनी में पेंटागन जूनियर पहले काम करते थे। पर लूचा लिब्रे और ऑल इलीट रेसलिंग के बीच में एक डील होने की वजह से पेंटागन जूनियर अपना नाम ऑल इलीट रेसलिंग में इस्तेमाल कर सकते थे। पर हाल फिलहाल में ऑल इलीट रेसलिंग को पेंटागन जूनियर नाम की मर्चेंडाइज निकालनी थी जो AEW पेंटागन जूनियर नाम के साथ नहीं कर सकती, क्योंकि लूचा लिब्रे और ऑल इलीट रेसलिंग के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट है कि पेंटागन जूनियर अपना नाम ऑल इलीट रेसलिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये नहीं कि ऑल इलीट रेसलिंग पेंटागन जूनियर के नाम से अपनी मर्चेंडाइज बना सकती है। इसलिए अगर ऑल इलीट रेसलिंग पेंटागन जूनियर के नाम से अपनी मर्चेंडाइज बनाती है तो ऑल इलीट रेसलिंग को पेंटागन जूनियर का नाम इस्तेमाल करने की वजह से लूचा लिब्रे उस कंपनी को उस मर्चेंडाइज की रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी, जिससे AEW कंपनी का प्रॉफिट नहीं होगा। इसलिए ऑल इलीट रेसलिंग ने पेंटागन जूनियर नाम की मर्चेंडाइज AEW में बनाने के लिए पेंटागन जूनियर का नाम AEW में ऑफिशियली चेंज कर दिया और अब पेंटागन जूनियर का नाम ऑल इलीट रेसलिंग में पेंटागन जूनियर नहीं बल्कि पेंटा एल ज़ीरो है, जिस नाम से हमें पेंटागन जूनियर ऑल इलीट रेसलिंग में कम्पीट करते हुए दिखाई देने वाले हैं। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि क्या WWE करने वाली थी टोनी शिवानी को हायर। तो गाइस आपको पता होगा कि टोनी शिवानी ऑल इलीट रेसलिंग में एक ब्रॉडकास्टिंग फिगर का काम करते हैं, जिससे कि वो ऑल इलीट रेसलिंग में कमेंट्री करने का और इंटरव्यू लेने का काम करते हैं। लेकिन यही अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बात करते हुए टोनी शिवानी ने बताया कि जब ऑल इलीट रेसलिंग कंपनी बन रही थी तब टोनी शिवानी को WWE कंपनी से ऑफर आया था कि WWE टोनी शिवानी को अपने कंपनी में साइन करना चाहती है, जिस चीज को लेकर WWE के ऑफिशियल्स ने टोनी शिवानी को कांटेक्ट किया था और टोनी शिवानी को WWE कंपनी में आने के लिए कांटेक्ट भी ऑफर किया था, जो बात टोनी शिवानी ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बताई है। पर यहाँ पर टोनी शिवानी का कहना यह था कि WWE को पता था कि ऑल इलीट रेसलिंग नाम की एक कंपनी आने वाली है, जो कंपनी सक्सेसफुल बनने के लिए प्रोबेबली टोनी शिवानी को हायर करने की कोशिश करने वाली है, क्योंकि टोनी शिवानी पहले भी WCW और WWE के बीच में मंडे नाइट वॉर्स में काम कर चुके हैं और अगर टोनी शिवानी ऑल इलीट रेसलिंग कंपनी से ज्वाइन होते हैं तो AEW कंपनी को इससे फायदा हो सकता था, जो रोकने के लिए WWE ने टोनी शिवानी को अपने कंपनी में हायर करने का सोचा और टोनी शिवानी को एक बहुत ही बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करा, जिससे कि टोनी शिवानी को पता चल चुका था कि अगर टोनी शिवानी WWE कंपनी में आते हैं तो WWE कंपनी में टोनी शिवानी के साथ कुछ भी नहीं होने वाला और WWE कंपनी टोनी शिवानी को सिर्फ हायर कर अपने यहाँ पर रखना चाहती है, जो चीज टोनी शिवानी अपने साथ नहीं होने देना चाहते थे। इसलिए टोनी शिवानी ने WWE के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया और उन्होंने ऑल इलीट रेसलिंग कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जो बात टोनी शिवानी ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बताई है कि किस तरीके से WWE टोनी शिवानी को अपने कंपनी में साइन करना चाहती थी, जिसके ऊपर
आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस जब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि ऑल एलीट रेसलिंग मैट हार्डी को क्यों कम्पीट नहीं करने दे रही, तो गाइस अगर आपने हमारा लास्ट वीक का ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि लास्ट वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर प्राइवेट पार्टी वर्सेस क्रिस जेरिको और जेक हेगर ये मैच होने से पहले बैकस्टेज मैट हार्डी के ऊपर एक अटैक हुआ था, जिससे कि मैट हार्डी चल नहीं पा रहे थे और वहां पर डॉक्टर्स मैट हार्डी को चेक करने के लिए आए थे, जो चीज ऑल एलीट रेसलिंग के स्टोरी लाइन का हिस्सा थी। और वहां पर ऑल एलीट रेसलिंग ने मैट हार्डी को कैफे में इंजोर्ड किया है, जहां पर एईडब्ल्यू ने दिखाया कि मैट हार्डी के ऊपर बैकस्टेज किसी ने अटैक किया है, जिससे कि मैट हार्डी इंजोर्ड हो चुके हैं। लेकिन ऑल एलीट रेसलिंग के मैट हार्डी को ऐसा दिखाने की वजह अब सामने आ चुकी है, जो वजह यह है कि ऑल एलीट रेसलिंग मैट हार्डी को ऑल एलीट रेसलिंग के टेलीविजन पर कम्पीट नहीं करने देना चाहती। क्योंकि गाइज अगर आपने हमारा इस साल का ऑल एलीट रेसलिंग के ऑल आउट 2020 पेपर का रिव्यू देखा होगा तो आपको पता होगा कि ऑल आउट 2020 पेपर में मैट हार्डी ने एक बहुत ही नेस्टी फॉल खाया था, जहां पर वो करीब 15-20 फुट ऊपर से नीचे डायरेक्टली कंक्रीट फ्लोर के ऊपर अपने सर के बल टकराए थे, जिससे कि मैट हार्डी को माइनर कंकशन सफर करने पड़े थे। और ऑल आउट पेपर के बाद डायनामाइट शो पर आकर मैट हार्डी ने अपनी हेल्थ स्टेटस एड्रेस की थी कि मैट हार्डी पूरी तरीके से ठीक है और मैट हार्डी ने किसी भी तरीके की इंजरी सफर नहीं की है, जिसके बाद भी ऑल एलीट रेसलिंग मैट हार्डी के साथ कोई भी चांस नहीं लेना चाहती। इसलिए एईडब्ल्यू चाहती है कि जब तक मैट हार्डी टोटली 100% ठीक नहीं हो जाते तब तक एईडब्ल्यू मैट हार्डी का ऑल एलीट रेसलिंग के टेलीविजन पर इस्तेमाल ना करे, जिस वजह से ही लास्ट वीक वाले डायनामाइट शो पर ऑल एलीट रेसलिंग ने मैट हार्डी का एक ऐसा एंगल प्लान किया था जहां पर ऑल एलीट रेसलिंग ने मैट हार्डी को इंजोर्ड दिखाया, जिससे कि ऑल एलीट रेसलिंग मैट हार्डी को कैफे में इंजोर्ड बताकर मैट हार्डी को थोड़ा सा और टाइम दे सके कि मैट हार्डी अपनी टोटली 100% रिकवरी कर सके। इसलिए मैट हार्डी को रिकवर होने के लिए प्रॉपर टाइम देने के लिए और मैट हार्डी को ऑल एलीट रेसलिंग के टेलीविजन से ऑफ रखने के लिए लास्ट वीक वाले डायनामाइट शो पर ऑल एलीट रेसलिंग ने मैट हार्डी के एक इंजरी का एंगल प्लान किया था, जो चीज हाल फिलहाल में रिवील हुई है। और इसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस जब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि कब तक है रेने यंग का नॉन कम्पीट क्लॉज, तो गाइस जब से रेने यंग ने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी छोड़ी है तब से सब लोग जानना चाहते हैं कि रेने यंग अब अपने करियर में आगे क्या करेंगी और क्या हमें रेने यंग ऑल एलीट रेसलिंग में दिखाई दे सकते हैं या नहीं, जिस चीज को लेकर काफी सारे रेसलिंग फैंस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस है कि क्या हमें रेने यंग ऑल एलीट रेसलिंग में दिखाई देने वाली है या नहीं और रेने यंग हमें कब तक ऑल एलीट रेसलिंग में दिखाई दे सकती है। जिस चीज के ऊपर बात करते हुए रेने यंग ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में कुछ अपडेट्स दी है कि रेने यंग डब्ल्यूडब्ल्यूई की कोई इंडिंग परफॉर्मर नहीं थी, इसलिए रेने यंग को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी छोड़ने के लिए उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का इंतजार नहीं करना था, क्योंकि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार की तरह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नहीं बल्कि एम्प्लॉयमेंट बेसिस पर काम कर रही थी। इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी छोड़ने से 2 हफ्ते पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को नोटिस देकर रेने यंग डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी आराम से छोड़ सकती थी, जो बात रेने यंग ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बताई है। और यही बात करते हुए रेने यंग ने कहा कि काफी सारे लोगों को लग रहा होगा कि रेने यंग डब्ल्यूडब्ल्यूई की कोई रेसलर नहीं थी, इसलिए रेने यंग के डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी नॉन कम्पीट क्लॉज नहीं होगा। पर गाइस ऐसा नहीं है, रेने यंग के कॉन्ट्रैक्ट में भी एक नॉन कम्पीट क्लॉज है और वो डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार की तरह 3 महीने का नहीं बल्कि उससे भी काफी लंबा है, जिस नॉन कम्पीट क्लॉज से रेने यंग बाकी रेसलिंग प्रमोशन पर अपीयर नहीं हो सकती। और ये चीज सिर्फ रेसलिंग प्रमोशन के लिए है, बाकी किसी और कंपनी के लिए नहीं। लेकिन रेने यंग का रेसलिंग कंपनी पर अपीयर ना होने का नॉन कम्पीट क्लॉज बहुत ही लंबा है, जो सुनकर तो आप लोग भी हैरान होने वाले हैं, क्योंकि गाइस यहाँ पर रेने यंग का किसी और रेसलिंग प्रमोशन कंपनी में ना काम करने का नॉन कम्पीट क्लॉज करीब 1 साल लंबा है, जबकि नॉर्मल रेसलर्स के नॉन कम्पीट क्लॉज करीब 3 महीने के होते हैं। लेकिन रेने यंग ने कहा था कि रेने यंग एक ऑनबोर्ड पर्सनैलिटी है, इसलिए रेने यंग का डब्ल्यूडब्ल्यूई का नॉन कम्पीट क्लॉज बाकी सारे रेसलर से काफी लंबा है, जिससे कि रेने यंग करीब 1 साल तक किसी भी और रेसलिंग प्रमोशन कंपनी में अपीयर नहीं हो सकती और किसी और रेसलिंग प्रमोशन कंपनी के लिए काम भी नहीं कर सकती, जो बात रेने यंग ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बताई है, जो सुनकर तो मैं भी हैरान हूँ कि गाइस रेने यंग का नॉन कम्पीट क्लॉज करीब 1 साल लंबा है। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस जब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे फाइनल अपडेट की और जानते हैं कि किस बुरे सिचुएशन में जॉन मॉक्सली फंसे हैं, तो गाइस मैंने आपको पहले ही जॉन मॉक्सली के ऑल एलीट रेसलिंग के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हुए बताया था कि जॉन मॉक्सली ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी में काम करते हुए एनजेपीडब्ल्यू कंपनी में भी काम कर सकते हैं, जो चीज ऑल एलीट रेसलिंग ने खुद जॉन मॉक्सली के कॉन्ट्रैक्ट में डालकर अप्रूव की है। पर अब इसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जॉन मॉक्सली एक बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंस चुके हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जॉन मॉक्सली पैंडेमिक शुरू होने के पहले एनजेपीडब्ल्यू में जाकर रेसल कर रहे थे और वहां पर जाकर जॉन मॉक्सली एनजेपीडब्ल्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन भी बन चुके थे और अब भी जॉन मॉक्सली एनजेपीडब्ल्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन है, जबकि वो एनजेपीडब्ल्यू में नहीं बल्कि ऑल एलीट रेसलिंग में काम कर रहे हैं। पर इस पैंडेमिक के चलते जॉन मॉक्सली अपने एनजेपीडब्ल्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप न्यू जापान प्रो रेसलिंग में जाकर डिफेंड नहीं कर पा रहे। पर हाल फिलहाल में एनजेपीडब्ल्यू में एक नंबर 1 कंटेंडर्स मैच जीतकर एनजेपीडब्ल्यू के सुपरस्टार केंटा, जिन्हें की आप डब्ल्यूडब्ल्यूई में हिडेयो इतामी नाम से जानते होंगे, वो अब दोबारा से न्यू जापान प्रो रेसलिंग में जा चुके हैं और वहां पर जाकर हाल फिलहाल में एनजेपीडब्ल्यू के यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर मैच जीतकर केंटा जॉन मॉक्सली की यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं और केंटा ने जॉन मॉक्सली की यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज
चेंज भी कर दिया है, जिस चीज से न्यू जापान प्रो रेसलिंग ने क्लियर कर दिया है कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग चाहती है कि जॉन मॉक्सली एनजेपीडब्ल्यू में आकर अपनी एनजेपीडब्ल्यू यूनाइटेड स्टेट्स हेवीवेट चैंपियनशिप केंटा के अगेंस्ट डिफेंड करे। और इस पैंडेमिक के चलते भी जॉन मॉक्सली जापान जा सकते हैं, क्योंकि अभी भी जापान और यूनाइटेड स्टेट्स में चल रही इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू है, जिससे कि जॉन मॉक्सली न्यू जापान प्रो रेसलिंग में तो जा सकते हैं, लेकिन जापान के गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से अगर जॉन मॉक्सली जापान में जाते हैं तो इंटरनेशनल ट्रैवल करने की वजह से जॉन मॉक्सली को जापान में जाकर 2 वीक क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, जिसके बाद ही जॉन मॉक्सली न्यू जापान प्रो रेसलिंग में अपनी न्यू जापान प्रो रेसलिंग यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप डिफेंड कर सकते हैं। और अगर जॉन मॉक्सली न्यू जापान प्रो रेसलिंग में जाकर अपनी न्यू जापान प्रो रेसलिंग यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप डिफेंड करते हैं तो उसके बाद वापस यूनाइटेड स्टेट्स में आने के बाद भी जॉन मॉक्सली को 2 वीक के लिए क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, क्योंकि गाइस यूनाइटेड स्टेट्स में भी इंटरनेशनल ट्रैवल करने के लिए रूल है कि अगर कोई पर्सन इंटरनेशनल ट्रैवल करके यूनाइटेड स्टेट्स में आता है तो उसे पहले 2 वीक क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा और उसके बाद ही वो पब्लिकली बाहर जा सकता है। इसलिए अगर जॉन मॉक्सली न्यू जापान प्रो रेसलिंग में जाकर अपनी न्यू जापान प्रो रेसलिंग यूनाइटेड स्टेट्स हेवीवेट चैंपियनशिप डिफेंड करते हैं तो जॉन मॉक्सली को प्रोबेबली ऑल ईट रेसलिंग में करीब 4 से 5 हफ्ते का एक्शन मिस करना पड़ेगा, जिससे कि मॉक्सली ऑल ईट रेसलिंग में करीब 1 महीने तक अपीयर नहीं हो सकते। जो चीज तो ऑल ईट रेसलिंग नहीं चाहेगी कि ऑल ईट रेसलिंग का जॉन मॉक्सली जैसा बहुत ही बड़ा सुपरस्टार करीब 1 महीने के लिए उनके शो पर अपीयर ना हो, और ऑल ईट रेसलिंग को भी अपने स्टोर लाइन में काफी सारी चेंजेस करने पड़ सकते हैं। इसलिए शायद ऑल ईट रेसलिंग जॉन मॉक्सली को न्यू जापान प्रो रेसलिंग में जाने के लिए मना कर सकती है। लेकिन गाइस न्यू जापान प्रो रेसलिंग और ऑल ईट रेसलिंग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिस वजह से जॉन मॉक्सली को न्यू जापान प्रो रेसलिंग में कुछ डेट्स पर जाकर काम करना ही पड़ेगा। इसलिए न्यू जापान प्रो रेसलिंग भी चाहती है कि जॉन मॉक्सली न्यू जापान प्रो रेसलिंग में आए, जिस वजह से जॉन मॉक्सली एक बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंस चुके हैं कि अगर जॉन मॉक्सली न्यू जापान प्रो रेसलिंग में जाते हैं तो वो करीब 4 हफ्ते का ऑल ईट रेसलिंग एक्शन मिस कर देंगे, जिससे कि उनका ऑल ईट रेसलिंग का पूरा शेड्यूल बिगड़ सकता है। और आप कहेंगे कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग हाल फिलहाल में अपने शोज यूनाइटेड स्टेट्स में भी करने वाली है, तो क्या हमें जॉन मॉक्सली यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर न्यू जापान प्रो रेसलिंग में जाकर काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं या नहीं? तो गाइज मैं आपको बता दूं कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग और ऑल ईट रेसलिंग के बीच में हुए कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जॉन मॉक्सली सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर जाकर न्यू जापान प्रो रेसलिंग में काम कर सकते हैं, और अगर न्यू जापान प्रो रेसलिंग के कोई शोज यूनाइटेड स्टेट्स में होते हैं तो वो शो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर होने की वजह से जॉन मॉक्सली उस न्यू जापान प्रो रेसलिंग के शो पर अपीयर नहीं हो सकते, क्योंकि ये चीज जॉन मॉक्सली के कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखी हुई है कि जॉन मॉक्सली यूनाइटेड स्टेट्स में ऑल ईट रेसलिंग कंपनी को छोड़कर किसी भी मेजर कंपनी में काम नहीं कर सकते। तो अब देखना पड़ेगा कि जॉन मॉक्सली क्या करते हैं और अब इस सिचुएशन से जॉन मॉक्सली कैसे बाहर निकलते हैं। पर यहाँ पर एक ऑप्शन है कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग के सुपरस्टार केंटा ऑल ईट रेसलिंग के ऊपर अपीयर हो और वहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू की यूनाइटेड स्टेट्स हेवीवेट चैंपियनशिप डिफेंड की जाए, जिससे कि ऑल ईट रेसलिंग को व्यूअरशिप में काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। पर देखना पड़ेगा कि एनजेपीडब्ल्यू ये चीज करने के लिए तैयार है या नहीं। पर फिलहाल के लिए तो जॉन मॉक्सली सिचुएशन में बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुके हैं, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस जब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?